Hi, my dear learners of class 10th. In the previous video, I had discussed with you in detail the line by line explanation of your poem, The Ball Poem. In this video of mine, I'm going to discuss with you all the important literary devices or figure of speech used in this poem. So let's look. Why? Because there are many figure of speeches used in this poem. So without any further ado, let's start. See this very particular line of the poem. Ball merrily bouncing down the street. Ball merrily bouncing down the street. पोइट कह रहा है जो बॉल थी वो मैरली मीन्स खुशी खुशी, बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, उछलते हुए स्ट्रीट पे जा रही थी. सो हाउ कैन बॉल बी मैरी मीन्स हैप्पी, MERRY, मैरी मीन्स हैप्पी. हाउ कैन बॉल बी हैप्पी? अ ह्यूमन कैन बी हैप्पी, अ पर्सन कैन बी हैप्पी. सो जब हम किसी नॉन लिविंग को, किसी निर्जीव वस्तु को, जैसे कि बॉल क्या है? लाइफलेस है. बॉल एक बेजान वस्तु है. जहाँ हम बेजान वस्तु को कह रहे हैं खुशी खुशी. खुश कौन होता है? इंसान. खुश कौन हो सकता है? कोई जीवित व्यक्ति, कोई जीवित प्राणी. तो जब हम किसी निर्जीव वस्तु को, किसी बेजान वस्तु को जीवित के जैसे दिखाते हैं, जीवित जैसा उसके साथ व्यवहार करते हैं, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होता है. पर्सोनिफिकेशन, PERSONIFICATION, पर्सोनिफिकेशन. सो इस लाइन जब कह रहा है बॉल मैरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, पर्सोनिफिकेशन का पोएट ने इस्तेमाल किया है. अब अगला आप लाइन देखिए. बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज. बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज. चूंकि यहाँ बॉल को जो पोएट है, जो स्पीकर ऑफ द पोम है, वो जो है चाइल्डहुड के सेंस में ले रहा है. बॉल यहाँ पे चाइल्डहुड की बात कर रहा है. बॉल का यूज़ करके वो चाइल्डहुड की बात कर रहा है. या एक तरह से कह सकते हैं बॉल को वो एक तरह के बॉल को एक तरह का सिंबल, प्रतीक की तरह इस्तेमाल कर रहा है. बॉल जो है उसके ये जो इस पोएम में जो चाइल्ड की बात, जिस लड़के की बात की जा रही है, जिस बॉय की बात की जा रही है, उसके लिए ये जो बॉल है, उसके लिए जो बॉल का खोना, उसके लिए अपने बचपन को खोना, अपने बचपन की यादों को खोना है. वाई? बिकॉज द वे द स्पीकर इन द पोम स्पीक्स, जिस तरह से वो स्पीकर बोल रहा है इस पोम में, पोएट जिस तरह से बोल रहा है, उससे लगता है कि ये जो बॉल है इस लड़के के साथ काफ़ी समय से है, जिसके कारण ये बहुत दुखी है इस बॉल को खोने के लिए. इसका मतलब है लॉट्स ऑफ मेमोरीज यानी यादें ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की इस बॉल से जुड़ी हुई हैं. तो यहाँ बॉल इस बच्चे की चाइल्डहुड की मेमोरीज को भी सिंबलाइज करता है, यानी दर्शाता है, दिखाता है. बॉल दूसरा एक मटेरियल पोजीशन भी है, एक भौतिक वस्तु भी है. तो इन दोनों, इस जो पोम में जो लड़का है जिसने बॉल खोई है, बॉल उसके बचपन की यादों से जुड़ा हुआ है. तो ये बॉल उसके बचपन की यादों को भी सिंबलाइज यानी उसको दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया है. प्लस जो मटेरियल पोजीशन है, जो भौतिक वस्तु, उसको भी दिखाने के लिए. तो यहाँ बॉल का इस्तेमाल एक सिंबल की तरह, एक प्रतीक की तरह हुआ है. इस जो पोम में जो लड़का है उसके बचपन की यादों को दिखाने के लिए, प्लस एक मटेरियल पोजीशन यानी कि एक भौतिक वस्तु को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया है. तो यहाँ पर जो है हमने देखा सिंबल यूज़ किया गया है. अगला हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच, रेपिटिशन. एक फिगर ऑफ स्पीच रेपिटिशन भी होता है, REPETITION. रेपिटिशन भी है. आप देखिए लाइन में, वॉट ही
वॉट इज ही टू डू। यहाँ पर 2 बार एक ही वर्ड वॉट को रिपीट किया गया है। जब भी कोई एक ही वर्ड एक से ज़्यादा बार दोहराया जाए किसी पोम की लाइन में, तो इसको हम कहते हैं रेपिटिशन फिगर ऑफ स्पीच। अगला फिगर ऑफ स्पीच देखिए, एलिटरेशन, ALLITERATION। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको एलिटरेशन का मतलब बताया था। जहाँ पर भी किसी पर्टिकुलर लेटर का साउंड जस्ट एक से ज़्यादा वर्ड की शुरुआत में रिपीट होता है, या एक से ज़्यादा वर्ड किसी सेम लेटर से ही शुरू होते हैं, वो कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, वो वावल भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर देयर इज अ यूज ऑफ एलिटरेशन। तो यहाँ पे आप ये लाइन पढ़िए, हु हैज़ हिज बॉल, तो देखिए हु हैज़ हिज बॉल, हैज़ और हिज दोनों एच लेटर से शुरू हुआ है। हु हैज़ हिज बॉल, हैज़ भी एच लेटर से, हिज भी एच लेटर से। अगली लाइन एक बार और अब देखिए, वन बाइज अ बॉल बैक, बाइज बॉल बैक, ये तीनों वर्ड भी बी से शुरू हुए हैं। तीनों वर्ड्स बाइज बॉल बैक मीन्स तीनों वर्ड एक ही लेटर से शुरू हुए हैं, यहाँ भी एलिटरेशन। अगला देखिए, माई हार्ट मूव्स, माई हार्ट मूव्स, माई एंड मूव्स, माई भी एम से शुरू हो रहा है और मूव्स भी एम से शुरू हो रहा है। तो इन लाइनों में पोएट ने एलिटरेशन का इस्तेमाल किया हुआ है। मैंने आपको बताया एलिटरेशन, यदि एक से ज़्यादा वर्ड जब शुरू हो रहे हों किसी पर्टिकुलर लेटर से ही, वो वावल भी हो सकते हैं, वो कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम किस फिगर ऑफ स्पीच को मानते हैं कि यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में यूज हुआ है, दैट इज एलिटरेशन। अगला आप देखिए, इस पोम की 6 लाइन से लेकर के आप पोम की 8 लाइन तक देखिए। पोम की 6 लाइन भी बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो रही है। पोम की 7th लाइन भी बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो रही है, और पोम की जो 8th लाइन है वो भी बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो रही है। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, जो किस पे था, डस्ट ऑफ स्नो पे भी। डस्ट ऑफ स्नो जो 8th लाइन की पोम है, पहली लाइन शुरू होती है और सीधे लास्ट लाइन में जाके पंक्चुएशन मार्क लगता है, दैट इज फुल स्टॉप। यहाँ 6, 7, 8 6 लाइन खत्म हो जाती है बिना किसी पंक्चुएशन के, 7th भी खत्म हो रही है बिना किसी पंक्चुएशन के, 8th भी खत्म हो रही है बिना किसी पंक्चुएशन, 9th में पंक्चुएशन आ रहा है, लेकिन 6, 7, 8 इन तीनों लाइनों में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं इस्तेमाल, या नहीं, ना कॉमा, ना फुल स्टॉप, ना कोलन, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं हो रहा। तो इस तरह से अगर जो कोई पोम की लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के ख़त्म होती है, दैट इज कॉल्ड इंजैमेंट, ENJAMBMENT। अगला देखिए फिगर ऑफ स्पीच, पोम में सिंबल। इसके पहले भी मैंने आपको सिंबल बताया था, सिंबल यूज है, लेकिन यहाँ ये जो बॉल है, बॉल एक तरह से मेटाफर भी है, बिकॉज बॉल हियर स्टैंड्स फॉर हिज चाइल्डहुड, स्टैंड्स फॉर दैट मटेरियल पोजीशन। तो बॉल को सीधे एक मटेरियल पोजीशन के तौर पे मान ले रहा। तो जब हम किसी चीज को सीधे किसी दूसरी चीज से कंपेयर कर दे बिना किसी वर्ड्स जैसे लाइक का, एज का इस्तेमाल किए हुए, तो हम इसे कहते हैं मेटाफर, METAPHOR। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं अच्छे से समझाने के लिए, कि कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। मैंने कहा कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, यानी कि ऊंट जो है रेगिस्तान का जहाज है। तो यहाँ मैं ऊंट को सीधे जहाज से कंपैरिजन कर देना और तुलना कर दे रहा हूँ बिना किसी वर्ड लाइक या एज के इस्तेमाल से, जो है मैं ऊंट को ही जहाज मान ले रहा हूँ।
This is called metaphor. METAPHOR. Now, last but not the least, इस पोम में एजोनेंस का भी इस्तेमाल किया गया है. एजोनेंस, ASSONANCE. एजोनेंस का मतलब होता है रेपिटिशन ऑफ वावल साउंड. जहाँ पर भी वावल साउंड का इस्तेमाल होता है, वावल आप जानते हैं 5 वावल होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, AEIOU. इन अगर 5 जो वावल साउंड में से कोई एक साउंड, किसी एक वावल का साउंड बार बार रिपीट कर रहा हो तो हम उसे कहते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? एजोनेंस. ASSONANC. ये तो लाइन देखिए आप. बॉय, ये वर्ड देखिए, बॉय, नाउ, हु. बॉय में ओ का साउंड, नाउ में ओ का साउंड, हु में ओ का साउंड. इन तीनों वर्ड्स में हु, ओ का साउंड. ओ जो वावल है उस